नमस्कार साथियों, डिलीवर लो में आपका स्वागत है। धारा 32 हमने देखी थी, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बात करती थी। आज धारा 33 से शुरुआत करेंगे और 39 तक जाएंगे। अभी 1 तारीख तक आरजेएस मेंस का एग्जाम है। जब तक क्लास थोड़ी इंटरप्ट की चलेगी, टाइमिंग भी फिक्स नहीं किया जा सकता, उनकी भी कोई क्लास रिकॉर्ड करनी होती है, उतना ही समय मिल पाता है। तो अभी 1-2 तारीख तक कोई शिकायत ना रखें, उसके बाद क्लासें कंटिन्यू फिक्स टाइमिंग पे हो जाएगी आपकी। ठीक है। किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। आपने किसी प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में, न्यायिक कार्यवाही में या न्यायालय द्वारा अथोराइज व्यक्ति, जैसे न्यायालय कमिश्नर को अथोराइज करता है एविडेंस लेने के लिए, या न्यायालय के सामने अथोराइज व्यक्ति के सामने कोई एविडेंस दिया था और अब आप मर गए हो, मिल नहीं सकते, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हो, या प्रतिपक्षी द्वारा पहुंच से बाहर कर दिए गए हो। ये फोर्थ वाला पॉइंट, प्रतिपक्षी द्वारा पहुंच से बाहर कर दिया, ये नया पॉइंट है। और पांचवा वही कि आपकी प्रस्तुति विलंब वे से प्राप्त की जा सकती है। तो इन मामलों में अगर कहीं जुडिशियल प्रोसीडिंग में आपका कोई एविडेंस रिकॉर्ड हुआ था, तो वो उसी कार्रवाई के आगे किसी स्टेज पर या किसी और कार्रवाई में काम में लिया जा सकता है एज ए एविडेंस में। बट कुछ शर्तों को वहां फुलफिल करना हो। कुछ शर्तों को फुलफिल करने का मतलब है कि वो एविडेंस तभी काम में लिया जा सकता है जो आपने पहले की जुडिशियल कार्रवाई में दिया, जब कार्रवाई पहले वाली भी उन्हीं पक्षकारों के बीच में थी और बाद वाली भी उन्हीं पक्षकारों के बीच में थी या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। दूसरा, उस पहली वाली कार्रवाई में जहां आपका एविडेंस हुआ आज आप मर गए हो, तो उस कार्रवाई में आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था। देखो, कोई चीज आप कोर्ट के सामने देते हो ना, तो वो साक्ष्य तभी बनता है जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। मैंने कहा कि ए नामक व्यक्ति बहुत झूठा व्यक्ति है और इसने पहले भी मेरे साथ धोखा किया हुआ है, तो मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। पूछेंगे धोखा कब हुआ, कैसे हुआ। आपने इतने क्रॉस एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन कर सकते, करने के बाद जो कुछ अखंडित रह जाता वो साक्ष्य होता है। तो साक्ष्य तभी काम में लिया जाता है कोर्ट की प्रोसीडिंग में। साक्ष्य शब्द का मतलब है जिस एविडेंस का, जिस तथ्य का क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद जो कुछ बचा वो साक्ष्य है। तो किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में आपने कोई एविडेंस दिया, वो बाद वाली कार्रवाई में तभी काम ले सकते हैं जब उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच कार्रवाई थी, पहले वाली में भी। दूसरा, वहां पहली वाली कार्रवाई में आपने एविडेंस दिया, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार था या अवसर था। अवसर था, उसने नहीं लिया, कोई बात नहीं, आप उसके पास क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर था या उसने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, तभी उसको काम में लेंगे। तीसरा, प्रथम कार्रवाई में भी विवादक प्रश्न वही होने चाहिए जो बाद वाली कार्रवाई में, तब आप उसको काम में ले सकते हो। अब पढ़ते हैं धारा 33। धारा 33 को 32 के साथ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि ये क्या है, आवश्यकता के सिद्धांत पर यह आधारित है। यहां भी कोई व्यक्ति पहले की जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई कार्रवाई में एविडेंस दिया गया था, अब मर गया, मिल नहीं सकता, तो क्या उसी एविडेंस को बाद वाली कार्रवाई में ले सकते हैं। तो इसको कहा जाता है पूर्व कथनों की सुसंगति। पूर्व कथनों की सुसंगति, और ये पूर्व कथन हमेशा जुडिशियल प्रोसीडिंग में ही होना चाहिए। आपने दोस्त से कुछ कहा था, उसको काम में नहीं ले सकते न्यायालय में कि इसने पहले कहा था, तो उसको लेना है तो डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी का है तो 32(1) में ले लो, या 32 की ऑटो कैटेगरी में से किसी में भी आ रहा है वहां ले लो, अदरवाइज वो किसी प्रकार का काम की एविडेंस नहीं है। तो किसी साक्ष्य में, ये क्या कह रहा है, कहीं आपने एज ए विटनेस कोई एविडेंस दिया है, किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। कि किसी भी साक्ष्य को बाद की कार्यवाहियों में साबित करने के लिए उस साक्ष्य को रिलेवेंट माना जाता है जो पहले वाली कार्यवाही में आपने दिया है। वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में, देखो जुडिशियल प्रोसीडिंग में होना चाहिए या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष किया है, या तो आपने न्यायिक कार्यवाही में किया या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष जिसको लॉ ने प्राधिकृत किया है। जैसे कमिश्नर को प्राधिकृत करते हैं
या कोई मध्यस्थ कोर्ट ने नियुक्त किया है किसी मामले में, मध्यस्थ के समक्ष आपने एविडेंस दिया है, तो विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष आपने उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित है, किसी साक्ष्य में आपने कोई एविडेंस दिया कोर्ट के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग में या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के सामने, तो उन तथ्यों की सत्यता को जो आपने साक्ष्य में दिए हैं किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही में, या तो अलग से कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में या उसी न्यायिक कार्यवाही के लेटर स्टेज पर आगामी प्रक्रम पर साबित करने के प्रयोजन के लिए तब रिलेवेंट होते हैं जब वो साक्षी मर गया है, दूसरा मिल नहीं सकता है, तीसरी बात साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, फोर्थ प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच से बाहर कर दिया गया है, प्रतिपक्षी ने उसे भारत से बाहर भेज दिया, कोर्ट की अधिकारिता से बाहर गायब कर दिया, आप कोर्ट उस तक पहुंच ही नहीं सकता। तो 4 पॉइंट अलग है 32 से। और 5वां, यदि उसकी उपस्थिति इतनी विलंब और व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती जितनी मामले की परिस्थिति में न्यायालय अयुक्त समझता है अभी प्राप्त की जा सकेगी। तो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष आपने किसी न्यायिक कार्यवाही में कोई तथ्य दिए, साक्ष्य दिया है, उस साक्ष्य की सत्यता को बाद वाली कार्यवाही में या उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की किसी आगामी कार्रवाई में एज एविडेंस काम में लिया जा सकता है। 5 परिस्थितियों में, जब मर गया, मिल नहीं सकता, या पहुंच से बाहर कर दिया, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, या उसकी उपस्थिति इतनी विलंब और व्यय के बिना प्राप्त नहीं कर सकते जितनी मामले की परिस्थितियों में युक्त है। परंतु कब आप एविडेंस का उपयोग 3 ही परिस्थितियों में, तीनों परिस्थितियों के फुलफिल होने पर ही करोगे। इन तीनों की पूर्ति अगर पहले वाले एविडेंस हुए में थी, ये तीनों परिस्थितियां कब बताइए, पहले साक्ष्य में। ये अब कब कर सकते हो एविडेंस का उपयोग, वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों के और हित प्रतिनिधियों के बीच थी। तो पहले वाली कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों के बीच होनी चाहिए जिन पक्षकारों के बीच अभी वाली कार्रवाई है। प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था कि जो एविडेंस दिया आपने प्रायर स्टेज पर, जिसको आप दोबारा काम में ले रहे, क्या उस एविडेंस का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर था क्या, या क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था, या तो हुआ था या अवसर था और आपने जानबूझ के किया नहीं। दोनों ही मामलों में काम में ले सकते हैं, या तो क्रॉस एग्जामिनेशन लेने का अवसर या अधिकार था या ले लिया तो ही काम में लेना है। और विवादक प्रश्न का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चन थे पहले वाले उसमें इशू, विवादक प्रश्न थ्रेटिंग इशू प्रथम कार्यवाही में भी वही थे जो द्वितीय कार्यवाही में। प्रथम कार्यवाही और द्वितीय कार्यवाही में विवादक चीज एक ही होनी चाहिए, तब वो एविडेंस आप बाद वाली कार्यवाही में भी ले सकते हो। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना। 32-33 को बंच बना के पूछ सकते हैं, 33 को अलग से भी पूछ सकते हैं। आरजीएफ 2018 में पूछा हुआ है धारा 33 को। दांडिक विचारण और जांच का अर्थ है कि इस धारा के अंतर्गत अभियोजक, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के बीच की कार्रवाई दांडिक कार्रवाई और दांडिक जांच मानी जाएगी, दांडिक ट्रायल और दांडिक जांच मानी जाएगी। ठीक है, तो अभी प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के बीच की कार्रवाइयां क्रिमिनल नेचर की कार्रवाइयां होती है। सिविल में वादी प्रतिवादी के बीच होती है, क्रिमिनल का मतलब है अभियोजक और अभियुक्त के बीच की कार्रवाई। अब एक नया चैप्टर शुरू होता है विशेष परिस्थितियों में कथन। 34 से लेकर और 39 तक जाएगा, 34 से लेकर 38 तक जाएगा। इनमें कुछ भी नहीं है, आपको हेडिंग देखनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। 34, 35, 36, 37, 38 5 चीजें बताएगा। क्या बताएगा देखो, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत है। लेखा पुस्तकों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि आपने कोई अपनी अकाउंट की बुकें रख रखी है जिनमें आप लेखा जोखा लिखते हैं कि इसको उधार दिया, इससे उधार लिया, इतना अपनी वाइफ को दिया, इतना बच्चों को दिया, इतना पढ़ाई में खर्च किया, इतना रूम रेंट दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं। तो उनकी प्रविष्टियां कब सुसंगत है, उनमें जो एंट्री करते हैं वो कब रिलेवेंट होती है। तो कारोबार बिजनेस के कोर्स ऑफ बिजनेस में नियमित रूप से रखी, कारोबार के अनुक्रम में रखी हुई लेखा प्रविष्टियां की
लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखी है। आजकल क्या करते हैं, अकाउंट्स कंप्यूटर में मेंटेन होने लग गए, सॉफ्टवेयर आते हैं अकाउंट से संबंधित, उनमें मेंटेन करते हैं। तो पुराने समय की लेखा पुस्तकें, आज के टाइम की कंप्यूटर की, दोनों को सम्मिलित करते हुए उनके एविडेंस, उनमें जो आपने एंट्री की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कब रिलेवेंट है, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती है जिनकी न्यायालय जांच करता है। न्यायालय के सामने कोई मामला है कि क्या इसने उधार दिया था, नहीं दिया था, और उस बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तब वो क्या हो जाती है, सुसंगत हो जाती है। कब सुसंगत है, जब ऐसे विषय का निर्देश करती है जिनकी न्यायालय जांच कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। किंतु अकेले ऐसे कथन के आधार पर किसी व्यक्ति का दायित्व बारित करने वाला पर्याप्त साक्ष्य नहीं होगा। केवल किसी डायरी में लिखा है कि इसने इसको उधार दिया था, केवल उसके आधार पर हम जजमेंट नहीं कर देंगे, लाइबिलिटी नहीं डाल देंगे किसी व्यक्ति पे। जेन हवाला केस हुआ था। हवाला का मतलब होता है कोई बड़ी मनी जो नंबर 2 के पैसे से कमाई जाती है, उसको इधर से उधर ट्रांसफर करना हवाला कहलाता है। जैसे मुझे यहां से ममता बनर्जी के पास 5,000 करोड़ भिजवाने हैं, अब उसको इनडायरेक्ट वे में भेजा जाता है, जैसे सट्टे के माध्यम से मैं पैसा लगवाऊंगा, वो सट्टा का पैसे मुंबई जाएगा, मुंबई से वो कलकत्ता ट्रांसफर होगा सट्टे के द्वारा। तो कोई एक प्रोसेस के द्वारा पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है नंबर 2 का, उसको कहते हैं हवाला। जेन हवाला केस था, काफी बड़ा मामला था। वहां डायरी में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आया। उस डायरी में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिखा हुआ था। तो केवल नाम आने के आधार पर किसी की लाइबिलिटी दायित्व नहीं ठहरा दिया जाता। 1992 का स्कैम सुना होगा, जो शेयर मार्केट का स्कैम था, मूवी भी आई थी उस पर, स्कैम 1992। तो फेमस जो वो थे इन्वेस्टर, नाम तो मुझे उनका याद नहीं आ रहा, हालांकि मैं शेयर मार्केट का बहुत शौकीन आदमी हूं, मेहता थे जो भी थे, तो उनकी डायरी में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री के नाम मिले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डायरी में आपने प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया कि वो भी इन्वॉल्व है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट है। केवल इसके आधार पर लाइबिलिटी साबित नहीं कर देते, आपको अदर एविडेंस भी लाना होगा। और धारा 34 प्राइवेट बुक्स ऑफ अकाउंट पर लागू होती है। प्राइवेट बुक्स ऑफ अकाउंट सरकारी मामलों में यह लागू नहीं होती, सरकारी अकाउंट्स पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो यहां लिखा हुआ कारोबार के अनुक्रम में, और कारोबार प्राइवेट मामले में प्राइवेट नेचर का किया जाता है, प्राइवेट व्यक्ति का। तो ये बता रहा है कि केवल ऐसे कथन के आधार पर ही आप दायित्व बारित नहीं कर दोगे, इसके साथ अदर एविडेंस भी लगाना पड़ेगा, तब मामला साबित होगा। तो ये बता रहा है कि ये संपोषक साक्ष्य है। संपोषक साक्ष्य इसको सपोर्ट में ले सकते हैं केवल इसी के आधार पर साक्ष्य। साक्ष्य के दो नेचर है, देखो, सारभूत साक्ष्य, संपोषक साक्ष्य। सारभूत साक्ष्य जिसके अकेले के आधार पर जजमेंट किया जा सकता है, संपोषक साक्ष्य जो किसी साक्ष्य को सपोर्ट करता है। दृष्टांत पढ़ते हैं, ख पर क 1,000 रुपए देने के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों में वह प्रविष्टि दर्शित करता है जिसमें ब को इस रकम के लिए ऋणी दर्शित किया। ए बी पर वाद लाता है कि मैंने इसको 1,000 रुपए दिए, और वो अकाउंट पेश करता है कि देखो मैंने इसको 1,000 दिए थे और ये देखो डायरी में भी लिखे थे। ये प्रविष्टि रिलेवेंट है, कोर्ट इसको एविडेंस में लेगा, पर केवल इसी के आधार पर ऋण साबित नहीं हो जाएगा, अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं है। अदर एविडेंस भी लाना पड़ेगा, इसके सामने दिया था, उस समय इसको जरूरत थी, इसने मेरे से मांगे भी थे, ये व्हाट्सएप मैसेज भी है कि यार 1,000 रुपए की व्यवस्था करके दे। तो वो सारे एविडेंस सपोर्ट में आपको लगाने पड़ेंगे। केवल डायरी में एंट्री होने से कोई लाइबल नहीं होता। ऐसे मैं आपका नाम लिख के सब पर 50-50 हजार रुपए का ठोक दूंगा कि आप लोगों ने मेरे से उधार लिए थे। 33 कर्तव्य पालन में लोक अभिलेख। लोक का मतलब पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड। तो कर्तव्य पालन में पब्लिक अभिलेख की प्रविष्टियां की सुसंगति जिसमें इलेक्ट्रॉनिक है। अब ये बात कर रहा है लोक सेवक द्वारा जो एंट्री की जाती है। लोक अभिलेख, ऐसे लोक अभिलेख लोक दस्तावेज होते हैं और लोक दस्तावेज को पब्लिक सर्वेंट ही करता है। तो ये पब्लिक सर्वेंट की बात करता है, जो जॉब लगने के बाद जो एंट्रियां करता है, सरकारी आदमी। तब ये क्या कह रहा है, किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, किसी सरकारी या तो पब्लिक या सरकारी पुस्तक, ठीक है। लोक का मतलब सरकारी होता है,
पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पद या कर्तव्यों के निर्वहन में या उपदेश में जिसमें ऐसी रजिस्टर, पुस्तक, अभिलेख या पुस्तक रखी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत है। कि किसी भी सरकारी व्यक्ति ने, लोक सेवक ने किसी लोक रजिस्टर में, राजकीय रजिस्टर में कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या अभिलेख में कोई प्रविष्टि की है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और ऐसे लोक सेवक ने अपनी पब्लिक ड्यूटी के निर्वहन में ऐसी एंट्री की थी तो वो रिलेवेंट हो जाती है धारा 35 के अंदर। तो लोक सेवक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में, जैसे मैं आरटीआई लगाता रहता हूं, हालांकि मैं खुद के नाम से नहीं लगाता, उसका एक रीजन है, पर मैं आरटीआई लगाता हूं, किसी और के नाम से लगवाता रहता। अब वो जो आरटीआई लगती है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके द्वारा मैं सूचना प्राप्त करता रहता हूं। अब मैंने एक आरटीआई लगवाई और जिस व्यक्ति के नाम से लगवाई उसका मर्डर हो, मैं किसी चीज को निकालना चाह रहा था कि कोई घोटाला हुआ था, जैसे मान लो कि किसी भी मामले में कोई फर्जी भर्तियां हुई, मैंने जानकारी मांगी कि इस व्यक्ति का कोई डाटा किसी व्यक्ति का मांगा, उसको पता लग गया कि यार ये कोई व्यक्ति हमारे पीछे लगा हुआ, तो उन्होंने आरटीआई जिस व्यक्ति ने लगाई थी उसका मर्डर करवा दिया। अब मेरा ये बात कि उस आरटीआई के कारण मर्डर हुआ है और आरटीआई जिसके अगेंस्ट लगाई थी उसी व्यक्ति ने मर्डर करवाया होगा, जो जानकारी मांगी थी उस जानकारी जिस व्यक्ति से संबंधित थी उसी ने करवाया होगा। तो आरटीआई का इनवार्ड रजिस्टर में आरटीआई लगाते हो तो इनवार्ड रजिस्टर में या तो ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट दी जाती है कि आपका प्राप्त होगी, क्योंकि आरटीआई ऑनलाइन भी लगती है, ऑफलाइन भी लगती है। राइट टू इंफॉर्मेशन होता है आरटीआई, जिन लोगों को पता नहीं। तो जैसे अभी मैंने सूचना मांगी 2-3 वैकेंसियों के रिगार्डिंग, मैं मांगता रहता हूं ताकि चीजें अपडेट होती रहती है, दबाव भी रहता है किसी भी चीज पर, कार्रवाइयां बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से चले। तो अब आरटीआई लगाई थी, आरटीआई इस दिन रिसीव हुई थी, उसके 4 दिन बाद ही फोन करके धमकाया था कि आप इस आरटीआई को वापस ले लो, उसके बाद मर्डर हो गया। तो ये जो आरटीआई की एंट्री हुई है ना, कि आरपीएससी को कोई आरटीआई मिली, तो जिस दिन आरटीआई की एंट्री हुई वो एज एविडेंस धारा 35 में रिलेवेंट हो जाता है। सरकारी रजिस्टर में कोई भी एंट्री, मैं प्रॉपर दिन किसी ट्रेनिंग में मैंने जयपुर भाग लिया था, अब वो ट्रेनिंग सरकार की तरफ से थी, तो उस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए मैं किस समय उस ऑफिस में घुसा जहां ट्रेनिंग थी, वहां मैंने साइन किए, कब मैं निकला, तो वो मेरा साइन, मेरी एंट्री जो सरकारी अधिकारी ने मेरा नाम वाम पूछ कर की होगी, वो सारा एज एविडेंस धारा 35 में रिलेवेंट होती है। तो सरकारी अधिकारी द्वारा सरकार के कागज लेखा बहियों में जो कुछ एंट्री की गई है सब रिलेवेंट है धारा 35 में। तो 34 में बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, कब? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, कारोबार के अनुक्रम में आपने कोई एंट्री की है वो धारा 35 में। पब्लिक रिकॉर्ड्स की पब्लिक सर्वेंट द्वारा एंट्री रिलेवेंट है। 36 में मैप्स हो गया, चार्ट हो गया, रेखांक को बोलते हैं इंग्लिश में प्लान, तो मैप, चार्ट, प्लान ये रिलेवेंट है धारा 36 में। तो विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के वे कथन जो प्रकाशित मानचित्र और चार्टों को जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्तापित किए जाते हैं, पब्लिक के विक्रय के लिए प्रस्तापित किए जाते हैं, या केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्र और रेखांकनों में वो किए गए हैं, उन विषयों के बारे में जो से मानचित्र, चार्ट और रेखांकों में प्राय रूपित या कथित किए गए हैं, स्वयं सुसंगत। कोई भी मानचित्र, चार्ट या रेखांक जो पब्लिक सेल के लिए निकाले जाते हैं, सरकार निकालती रहती है, या सरकार ने कोई चार्ट या रेखांक निकाला था, जैसे किसी शहर के बीच में से कोई गली गुजरती है तो उस शहर का नक्शा सरकार ने निकाला, आपने वो नक्शा खरीदा कि इस शहर का
मास्टर प्लान है कि यहाँ से गली निकल रही, यहाँ से निकल रही है, ये है वो है, इतने फीट की गली है, तो वो एज एविडेंस धारा 36 में रिलेवेंट है अगर उसी मामले में उसी चार्ट या रेखांक या प्लान से संबंधित कोई मामला विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य। जैसे कि ये कोई शहर है, अब मैं कहता हूं यहां से गली है, कोई कहता है यहां से गली है ही नहीं, हम कोर्ट में चले गए कि मुझे गली में जाने से रोका जा रहा है, वो कह रहा है गली नहीं है। अब यहां पर मानचित्र उस शहर का, उस कॉलोनी का नक्शा, जो भी कॉलोनी थी, मान लो ये अयोध्या नगर था, तो इस अयोध्या नगर का नक्शा, ऐसा नहीं कि मैं अयोध्या नगर विशेष रूप से नाम लेके कह रहा हूं, अयोध्या नगर एक कॉलोनी है जहां प्रॉपरली कोई प्लॉट वगैरह है, इसलिए मुझे नाम अयोध्या नगर ही आया, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जय श्री राम कहने में क्या इशू है। तो अयोध्या नगर की हम बात कर रहे हैं। तो अयोध्या नगर का कोई नक्शा जो सरकार के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा निकाला गया कि इस प्लानिंग को हमने स्वीकृति दी है, और इस प्लानिंग में अगर रोड दिखा रखा है तो वो रोड इस मामले में एज एविडेंस रिलेवेंट है धारा 36 के अंतर्गत। तो अभी क्या पढ़ लिया हमने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ लिया, पब्लिक रिकॉर्ड्स पढ़ लिया, पब्लिक रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, BAPR, अब मैप्स हो गया, चार्ट हो गया, प्लान हो गया, MCP। ये क्या था, 34 था, ये 35 था, ये क्या हो गया, 36 हो गया। अब 37 देखते हैं, किसी एक्ट या नोटिस में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के कथन की सुसंगति। एक्ट और कोई भी प्रकार की नोटिफिकेशन में अगर किसी पब्लिक नेचर का कोई तथ्य कहा गया है तो उसकी सुसंगति, जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है। न्यायालय के सामने कोई पब्लिक नेचर का एग्जिस्टेंस था या नहीं था, ऐसा कोई पब्लिक नेचर का फैक्ट है जिसका एग्जिस्टेंस था या नहीं था, उसके बारे में राय बनानी है। तब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट का कोई एक्ट हो, कोई सेंट्रल अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम हो, राज्य अधिनियम हो, या शासकीय राजपत्र में किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जारी की गई अधिसूचना, कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। मत पढ़ना, किसी भी एक्ट में अगर किसी भी पब्लिक नेचर के रिगार्डिंग कोई बात या कोई नोटिफिकेशन में निकाली है कोई बात, जैसे पुराने समय में जब इंग्लैंड से हमारा शासन चलता था तब की ये धारा 37 है, ये कह रही है कि किसी एक्ट में ये कहा कि ये शहर आज से इसके अधीन होगा, यहां पर ये वायसराय शासन करेगा, या उस शहर के किसी भी पैलेस के रिगार्डिंग की ये पैलेस आज से पब्लिक ग्राउंड के लिए यूज करेंगे, ऐसा कोई भी किसी अधिनियम या नोटिफिकेशन में सूचना निकाली थी तो सूचना अगर पब्लिक नेचर की थी तो वो पब्लिक नेचर कोर्ट के बीच सामने डिस्प्यूट है तो वो रिलेवेंट है, हमारे लिए कोई काम का नहीं है। एक्ट के नाम से याद रख लेना कि एक्ट और नोटिफिकेशन में कोई बात है जो इंग्लैंड के शासन ने निकाली थी तो वो रिलेवेंट है, ठीक है। धारा 38, धारा 38 क्या कहती है, विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति। कि जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, कि किसी देश के कानून के बारे में न्यायालय को क्या राय बनानी है कि इंग्लैंड में क्या ऐसा कानून है, क्या इंग्लैंड में ये रूल चलता है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन जो ऐसी किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट है, जो देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित और प्रकाशित है, या ऐसी किसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्य थे। हमें किसी देश के कानून के बारे में राय बनानी है तो उस देश के सरकार के द्वारा निकाली गई कोई विधि की पुस्तक हो, जो देश सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित होती हो, प्रकाशित होती हो, और उसमें उस कानून के बारे में प्रिंट किया है, लिखा हुआ है, और ऐसे देश के न्यायालय के विनिश्चय की कोई रिपोर्ट, ये AIR आती है ना, जो हमारा भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, उसकी AIR जारी होती है, ठीक है। तो अगर किसी देश के कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, उनकी विनिश्चय की रिपोर्ट, या उस देश के कानून जो उस देश की सरकार के द्वारा प्रकाशित किए गए थे, प्रिंट किए गए थे, पब्लिश किए गए थे, उनकी कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह है, ऐसी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट तात्पर्य करने वाली किसी पुस्तक की अंतर्विष्टि सुसंगत है। अब जैसे भारत के एविडेंस एक्ट में
रेस जेफ्टे का सिद्धांत है या नहीं है, या भारत में डाइंग डिक्लेरेशन को कैसे डील किया जाता है, इसके बारे में अगर कोई विदेशी न्यायालय को राय बनानी तो भारत सरकार के अधीन कोई एक्ट निकला है एविडेंस रिगार्डिंग उसको, या भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एविडेंस के मामलों पर कोई भी जजमेंट दिया गया तो उन मिनिस्ट्रियों की जो AIR निकली है उस विशेष मामले पे, वो विदेश के लिए धारा 38 में जब भारत के कानून पर विदेश के किसी भी मामले में राय बनानी है तो वहां रिलेवेंट है। हमें भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के किसी भी कानून पर राय बनानी है तो वहां के देश के द्वारा उस कानून की जो पुस्तक प्रकाशित की जाती है वो, और साथ में AIR। तो यहां आप लिख लो कि लॉ बुक्स, विधि की पुस्तक, लॉ बुक्स एंड AIR है, ये रिलेवेंट होती है किसी भी देश की जिस देश के कानून के बारे में राय बनानी है। तो अब हमें 34 से 38 तक याद करना है। 34 में क्या था? B, 35 में क्या था? P, 36 में क्या था? M, 37 में क्या था? A, और 38 में क्या था? L। BP माल, यहां लिख लो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट, यहां लिख लो पब्लिक रिकॉर्ड, यहां लिख लो मैप चार्ट, यहां लिख लो एक्ट एंड नोटिफिकेशन, यहां लिख लो लॉ बुक्स, और कोई भी AIR या जनरल वगैरह निकलता है। BP माल के नाम से याद कर लेना, B 34 हो गया, P 35 हो गया, 36 M हो गया, 37 A हो गया, 38 L हो गया, BP माल। ठीक है, धारा 39, किसी कथन में से कितना साबित किया जाएगा कि भाई अब बुक तो लेकर आ गए हम, अमेरिका का एविडेंस एक्ट लेके आ गया, ये USA का एविडेंस एक्ट आ गया हमारे सामने, तो क्या पूरा एविडेंस एक्ट ही पढ़ना है क्या? कितना काम में लेंगे एविडेंस के रूप में कोर्ट के सामने? तो ये बताता है धारा 39 कि जबकि कथन कोई बातचीत है, कोई बड़ा दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, कोई पुस्तक है, एविडेंस पुस्तक होगी। तो जबकि कथन क्या है? किसी बातचीत के दस्तावेज है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, पुस्तक है, पत्र या कागज पत्रों की आवली है, एक दूसरे को लेटर भेजे हुए से 1000-2000 लेटर का भाग है, ऐसे आवली का भाग है, तो क्या साक्ष्य में दिया जाएगा? तो जो स्टेटमेंट एज एविडेंस कोर्ट के सामने आना है 34 से 38 तक में लेकर, तो भैया क्या पूरी पुस्तक की एविडेंस की काम में लेंगे? तो ये मना कर रहा है कि पूरी पुस्तक की जरूरत नहीं है, केवल उतना भाग जितना कोर्ट के सामने जिस मामले में कोर्ट को एविडेंस चाहिए वो साबित करने के लिए आवश्यक है, और उसका प्रकृति और इफेक्ट का। जैसे कई समय पहले एक UPSC के टीचर हैं विकास दिव्य कीर्ति, वो एक लेक्चर पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा माता सीता के लिए उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया था, तुलसीदास जी ने दिया था कोई उस समय, उन्होंने रामायण में अपना स्टेटमेंट लिखा था, तो उन्होंने उस पर चर्चा की, तो केवल उतना सा भाग, माता सीता झूठी है, राम भगवान ने ऐसा कुछ कहा था, भाई माता सीता ने भी अपना कहते हैं कि वो दिया था, चरित्र का एक एग्जामिनेशन दिया था, तो वो एक स्टेटमेंट था ऐसा जिस पर विवाद हुआ, वो सिर्फ 15 सेकंड की क्लिप निकालकर विकास दिव्य कीर्ति की वायरल कर दी। तो विकास दिव्य कीर्ति ने कहा था कि आप पूरा 5 मिनट का वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा कि मैंने माता पिता का अपमान नहीं किया, मैं सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा रहा था और मैं कह रहा था कि तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ में यह कहा, क्योंकि UPSC में सारा मैटर लिखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, दो ग्रंथों की जब तुलना करते हैं कि तुलसीदास जी की रामायण और वाल्मीकि जी की रामायण में क्या अंतर है, तो दोनों का चीजें बतानी पड़ती है। तो वही चीज की केवल 5 मिनट की क्लिप नहीं, उसकी प्रकृति, उसका प्रभाव क्या है। मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, 1 घंटे की क्लास में से सिर्फ 5 सेकंड की आप क्लिप निकाल के वायरल करते हो, उसमें मैंने कोई बात कही है तो किस रेफरेंस में कही है वो देखना जरूरी होता है। तो पढ़ते हैं, जबकि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाना है, कोई कथन है जिसका एविडेंस देना है, किसी बृहत्तर कथन, कोई बहुत बड़े कथन का भाग है, किसी बातचीत का भाग है, या एकल दस्तावेज का भाग है, कोई बहुत बड़ा दस्तावेज है उसका भाग है, या कोई दस्तावेज में वो अंतर्विष्ट बात है,
या किसी पुस्तक का भाग है, या पत्र और कागज पत्रों से संसप्तावली का भाग है। जैसे एक दूसरे को हमने कई दिनों से हमारी चैटिंग चल रही थी, जैसे आप करते हो अपनी महिला मित्रों से, आप रोज 2-2 घंटे चैटिंग करते थे। अब मामला आया तो क्या पूरी चैटिंग ही कोर्ट के सामने रखेंगे? नहीं, केवल उसमें जिसमें वो प्रॉपर बात कही गई थी, जिस पर कोर्ट में विवाद है, और उससे पहले के 10-20 मैसेज, उसके बाद के 10-20 मैसेज, ताकि उसका नेचर समझ सके। कोई पत्र है, कागज पत्रों की संसप्तावली का भाग है, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग में अंतर्भुक्त है, तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्र कागज पत्रों की आवली में से उतने का ही, न कि उतने से अधिक, केवल उतने का ही एविडेंस देना है, न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा जितना न्यायालय को उस कथन की प्रकृति, क्या समझने में, उस कथन का नेचर क्या था, उस कथन का प्रभाव क्या था, और वो कथन किन परिस्थितियों के अधीन किया गया था। एक तो नेचर पता लग जाए, दूसरा उसका इफेक्ट पता लग जाए, और तीसरा वो कंडीशन पता लग जाए जिसमें वो कथन किया गया था। पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक समझता है न्यायालय, उतना ही रिलेवेंट है। तो कोई बात है, जैसे मैं कोई विवाद करता हूं, और वो विवाद का मैटर रामायण से जुड़ा है या पुराण से जुड़ा है, तो क्या पूरी रामायण कोर्ट के सामने लाकर एविडेंस में दी जाएगी? नहीं, उस रामायण के केवल वो 2 पेज जिस पर वो बात लिखी है, और उसके आसपास की चीजें, ताकि उस बात का नेचर समझ में आ जाए कि वो बात रामायण में लिखी हुई है तो क्यों लिखी हुई, किस कारण लिखी हुई। ठीक है, तो नेचर समझने के लिए, जैसे मैं कभी कभी डांट भी देता हूं, तो मैं डांटा किस रेफरेंस में? केवल मेरा बात का कि तुम लोग गधे हो, गवार हो, इतना सा नहीं ले सकता। मेरा पूरा कंटेंट क्या था, 5 मिनट मेरा उस बात को कि मैंने अपनी नाराजगी क्यों जाहिर की, कि तुम्हारे सामने सब कुछ है, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे थे, मेरे की हेडिंग तो याद ही कर सकते हो, कम से कम इंपोर्टेंट सेक्शन तो लर्न कर ही सकते हो। तो ये मेरे डांटने का रेफरेंस है कि मैं आपके अच्छे के लिए डांट रहा। अब उसमें से केवल उतनी सी बात लेके कि तुम नालायक हो, निकम में हो, उसको बात को लेकर केस किया जाए, तो कोर्ट देखेगा कि ये सद्भाव में किया हुआ कार्य है। 5 मिनट का पूरा सुनेगा तो उसको समझ आ जाएगा सद्भाव में आपके भले के लिए इस व्यक्ति ने बोला था। तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी मानहानि के लिए बोला है, तो उसका रेफरेंस लिया जाता है। तो केवल कथन और कथन की प्रकृति, कथन का क्या इफेक्ट है और किन कंडीशन में वो कथन किया गया था, इन 3 चीजों को समझने के लिए जितना पर्याप्त है उतना ही एविडेंस देंगे, बाकी एविडेंस को निकाल दिया जाएगा। बाकी पुस्तक दस्तावेज कोई काम का नहीं। ये था आज का मटेरियल। कल के मटेरियल पर चर्चा करते हैं 40, 41, 42, 43। यहां पर चर्चा करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको ब्रीफ में आपको समझा देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे कल। ये क्या है, जजमेंट की रिलेवेंसी की बात करता है। जजमेंट या निर्णय कब रिलेवेंट होते हैं, तो जजमेंट की रिलेवेंसी की बात करेगा क्या, धारा 40 से लेकर 44 तक। मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि जजमेंट इरिलेवेंट होता है। मेन चीज है जजमेंट इरिलेवेंट होता है, विसंगत होता है। आप एक जजमेंट को दूसरे जजमेंट में नहीं रख सकते, मतलब एक मामले में दिया हुआ जजमेंट दूसरे मामले में पेश नहीं कर सकते। 3 ही मामलों में आप जजमेंट को दे सकते हो। जो पहले मामले का जजमेंट था उसको दूसरे मामले में रखा जा सकता। पहला, जब वो रेप जुडिकेटा के रूप में लागू होता है, रेप जुडिकेटा या सीआरपीसी की 300 के रूप में काम में आता है, कि यदि एक निर्णय का जजमेंट दूसरा निर्णय संस्थित करने से ही रोकता है तो वहां वो जजमेंट रिलेवेंट होता है। जैसे मैंने आपके घर पे चोरी की थी, ठीक है, या आप मेरे किसी नौकर ने मेरे घर चोरी की, मैंने चोरी के लिए उस पर केस चलाया, उसको सजा हो गई। मैं थोड़े टाइम बाद कहता हूं कि वो सेवक था, उसने सेवक के रूप में मेरे घर में चोरी की थी। अब ये 381 का मामला बनता है, 379 का नहीं है, 381 का है।
मैं दोबारा केस लेके आता हूं तो जिसको सीआरपीसी की धारा 300 रोकती है कि एक बार मामला सुन लिया, अब उसी फैक्ट के आधार पर आप दूसरा केस लेकर नहीं आ सकते। यहां रिलेवेंसी हो जाती है धारा 40 में, जब रेफ जूडिकेटा के रूप में या फिर सीआरपीसी के 300 में। सिविल मामलों में रेफ जूडिकेटा, क्रिमिनल मामलों में सीआरपीसी 300 डबल जीओ पार्टी मना करती है कि एक मामला डिसाइड हो गया, उसी मैटर पे दूसरा मामला लेकर नहीं आ सकते। तो केवल 40 में रिलेवेंट है। 41 में रिलेवेंट है जब 4 अधिकारिता में दिया। कब? जब वो मैरिज रिगार्डिंग अधिकारिता में दिया, या फिर प्रोबेट विषयक अधिकारिता में दिया, या नावाधिकरण एडमिरल नावाधिकरण मतलब जो जल से संबंधित विवाद है उनकी अधिकारिता में दिया, या फोर्थ किसी का दिवालिया होने के संबंधित अधिकारिता में दिया, इंसॉल्वेंसी रिगार्डिंग दिवालिया। तो दिवालिया रिगार्डिंग अगर वो जजमेंट है तो रिलेवेंट है। प्रोबेट का मतलब वसीयत को कोर्ट में मान्यता दी जाती है तब प्रोबेट बनती है। वसीयत और मैरिज मतलब विवाह। इन 4 अधिकारिताओं में कोई भी जजमेंट आया रिलेवेंट। जैसे एक महिला है जिसने शादी की थी, उसका तलाक हो गया, अब वो मेरे से शादी करती है, या तलाक वाली से तो क्यों ही करें, चलो कर ले एग्जाम्पल तुम्हारे लिए कुर्बान, तलाक वाली से भी शादी कर लेंगे, ओके नो इश्यू। चलो तो क्या है कि एक महिला थी, उसका डाइवोर्स हो गया, फिर मैं उससे शादी करता, अब केस चलता है उस पर कि ये जिसने दी विवाह किया है। तो इस मामले में प्रीवियस वो कहेगी कि मैंने डाइवोर्स होने के बाद शादी की है, दी विवाह नहीं किया, इस तारीख को डाइवोर्स है, उसके बाद मैंने शादी की है। मैरिज अधिकारिता में कोई जजमेंट आता है, शादी से संबंधित अधिकारिता का प्रयोग, जो डाइवोर्स वगैरह है, मैरिज वैलिड है, इनवैलिड है, ये सर्वबंदी निर्णय होते हैं, सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। या कोई प्रोबेट विषयक है, नावाधिकरण विषयक है, दिवालिया विषय। अब मैं दिवालिया हो चुका हूं तो ये जजमेंट सब जगह लागू होगा। तो ये अगर 4 अधिकारिता में जजमेंट है तो कहीं भी एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है, दूसरे केस में भी। अदरवाइज एक मामले का जजमेंट दूसरे केस में एविडेंस के रूप में नहीं रखा जा सकता। और कहां काम आ सकता है? धारा 42 बताता है जब उस जजमेंट में कोई पब्लिक नेचर की बात कही गई है, पब्लिक नेचर या पब्लिक राइट की कोई बात की गई है। किसकी की गई है? पब्लिक नेचर का कोई मैटर था, उसको डिसाइड किया था, पब्लिक नेचर का कोई मैटर था, उसको डिसाइड किया गया था। जैसे कोई रोड था, उसका विवाद हुआ था और सरकार कोर्ट ने वो मामला डिसाइड किया था कि ये रोड सरकार का, इसमें से सब आ जा सकते हैं। थोड़े टाइम बाद फिर उस रोड पे विवाद हो गया, अब वो पुराना एविडेंस काम में लिया जा सकता है कि देखो ये रोड पब्लिक नेचर का था और पहले भी कोर्ट ने डिसाइड करके ये जजमेंट दिया था कि ये पब्लिक नेचर का। इन तीनों के अलावा कोई जजमेंट रिलेवेंट नहीं होता, ये धारा 43 कहती है। पर धारा 44 कहती है कि कोई जजमेंट आपने फ्रॉड से प्राप्त किया है, धोखा करके, या फिर कब प्राप्त किया है? कोल्यूजन से, दुसंधि करके किया है, तो ऐसे जजमेंट को आप शून्य करवा सकते हो। ऐसा जजमेंट, इस जजमेंट को जब आप चैलेंज करोगे तो इसको साबित कर सकते हो कि न्यायालय असक्षमता, कपट से प्राप्त किया था, दुसंधि से प्राप्त किया था। ये धारा 44 में साबित किया जा सकता है, ठीक है। धारा 40, 41, 42 का कोई भी जजमेंट है, उसको धारा 44 के आधार पर आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। ये 40 से 44 की एक जनरल थ्योरी थी जो मैंने बताई। कल आप पहले से पढ़ के आना, हम धारा 40 से 44 को डील करेंगे और साथ में धारा 45 को भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। धारा 45 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 40 से 44 का एक बड़ा क्वेश्चन बनता है एक साथ, उनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।